गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन पार्ट 2। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसका जो होता है एक पार्ट जो है इस वीडियो का हमने पहले भी बना दिया था और एक पार्ट जो हम बना रहे हैं यह है पार्ट 2। तो उसी को हम जो होते कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि नर्व इम्पल्स पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में कि किस तरीके से नर्व इम्पल्सन में जब होते हैं तो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता रहता है और किस तरीके से जो करंट होता है वो उसमें मूव करता है। तो आज जो होता है हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे जिससे आपको जो होता है इजिली समझ में आएगा कि किस तरीके से जो करंट होता है वो बनता है और किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल हो रहा था और रेस्ट पोटेंशियल हो रहा था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आपको लास्ट वीडियो की जो बातें याद रखनी है वो ये थी कि एक्शन पोटेंशियल और जो रेस्ट पोटेंशियल था उसके अंदर जो चार्ज वैल्यू थी वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद करनी है। तो चार्ज वैल्यू ये थी कि बाहर की तरफ एक्शन पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज था और अंदर की तरफ पॉजिटिव था और रेस्ट में क्या था, उल्टा था, पॉजिटिव बाहर की तरफ था और अंदर की तरफ क्या था, नेगेटिव था। ये था लास्ट वीडियो की बात। अब हमने पढ़ना है थ्योरी के बारे में। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको डिफ्यूजन के बारे में ना पता हो तो आपको डिफ्यूजन जो है वो अच्छी तरीके से जान लेना है। डिफ्यूजन एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, सभी जानते होंगे वैसे, कि चीज जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और वे क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं या आयंस होते हैं जो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी क्योंकि इसका यूज जो होगा इसमें काफी बार होगा। तो चलिए थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी जो है वो आयनिक थ्योरी है ऑफ नर्व इम्पल्स की। ये थ्योरी किसने दी थी, ये हॉडकिन ने दी थी और यूग्जले जो है उन्होंने दी थी। ये 1930 में दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इलेक्ट्रिकल इवेंट इन नर्व फाइबर आर गाउंड, मतलब इलेक्ट्रिकल इवेंट जो है एक नर्व फाइबर के अंदर वो कंट्रोल किए जाते हैं। डिफरेंट परमेबिलिटी, अलग अलग परमेबिलिटी जो नर्व सेल में बनती है उसके द्वारा, ऑफ इट मेम्ब्रेन टू सोडियम पोटेशियम आयन, और वो परमेबिलिटी उसके अंदर सोडियम पोटेशियम आयन के बेस पर बनती है। एंड दिस परमेबिलिटी आर रेगुलेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा रेगुलेट की जाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये इस थ्योरी में क्या है बताया गया, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल इवेंट वहां पे होगा वो इलेक्ट्रिकल इवेंट डिपेंड करेगा सेल की परमेबिलिटी पे, और सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होगी वो कंट्रोल की जाएगी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के बेस पर, और उसी के बेस पर जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो वहां पे क्या होगा, रेगुलेट होगा। तो ये थी यहाँ पे बात। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं डीपोलराइजेशन कैसे होता है। तो जो डीपोलराइजेशन हमारा है उसके अंदर जो आपको जाननी है बात, तो डीपोलराइजेशन में आपको जानना है, जैसे कि हमने बता रखा है, एग्जांपल हम एक ले रहे हैं कि ये आपकी नर्व सेल है। इस नर्व सेल की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इसका क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, और यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इनके अंदर आयंस तो प्रेजेंट हो गए, तो हमने कुछ आयंस की वैल्यू मान ली है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमने ये माना कि सोडियम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 150 है, पोटासियम की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, और क्लोरीन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 120 है। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम की 15 है, पोटासियम की 150 है, क्लोरीन की क्या है, 10 है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड साइटोप्लाज्म में है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, प्रीडोमिनेंट होती है परमेबिलिटी में। क्या होती है, प्रीडोमिनेंट होती है परमेबिलिटी में। किसके लिए, पोटासियम के लिए। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये क्या होती है, प्रीडोमिनेंट, मतलब ज्यादा डोमिनेंट होती है, और किसके लिए, पोटासियम के लिए, और उससे कम होती है सोडियम के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, परमेबिलिटी होगी। परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा, पोटासियम के लिए। तो पोटासियम क्या करेगा, फास्टली यहाँ पे मूव कर जाएगा। अगर पोटासियम यहाँ पे फास्टली मूव करेगा तो पोटासियम के जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, वे ज्यादा ट्रांसफर हो गए, और सोडियम क्या है, वो कम परमेबल है, तो सोडियम के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम पास हो गए,
और पास कहाँ पे होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पहले पोटासियम का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसमें और इसमें, यहाँ पे ज्यादा है पोटासियम की। तो यहाँ से जो होते हैं, मान लिया 100 मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ पे क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल पोटासियम के क्या हो गए, आगे। पहले कितने प्रेजेंट थे, 5 प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बचे, 50 बचे, तो हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब हमें देखना सोडियम का। सोडियम क्या था, लेस परमेबल था। तो लेस परमेबल था तो उसके मुकाबले उसके 100 गए, तो इसके हम 50 ही मान लेते हैं। तो 100 जो थे ना वो यहीं पे रह गए, और 50 जो थे वो क्या कर गए, यहाँ पे मूव कर गए। और पहले कितने प्रेजेंट थे, 15 प्रेजेंट थे। अब इनका अगर आप टोटल करते हो तो टोटल आपका क्या बनता है, टोटल आपका जो होता है वो बन जाता है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज इस पे भी, सोडियम क्या था, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या बन जाता है, 150। और इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बनता है वो कितना बनता है, 100 और 100 और 5, ये बन जाता है आपका 205 पॉजिटिव चार्ज जो बनता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो डिफ्यूजन के बेस पर क्या हो रहा है कि आयंस जो मूव कर रहे हैं, और आयंस कौन से मूव कर रहे हैं, वो ध्यान देना आपको कि वो पॉजिटिव आयंस जो वो मूव कर रहे हैं। और पॉजिटिव आयंस क्या है, यहाँ पे परमेबल है, जिसमें से बस पोटासियम जो फास्टली परमेबल है, और सोडियम क्या है वो स्लोली परमेबल है, मतलब वो स्लोली जा रहा है, और पोटासियम जो है वो डोमिनेंट थे उसके लिए, तो वो फास्टली जा रहा है। मगर क्लोरीन यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब वो रेस्ट पोटेंशियल में होता है, तो रेस्ट पोटेंशियल के दौरान क्या होता है कि रेस्ट पोटेंशियल के दौरान क्लोरीन मूव नहीं करता, क्लोरीन की परमेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है और इस पे ध्यान देना, क्योंकि ये जो होगा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा इसमें, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज के बेस पे डिफरेंस क्रिएट करना है कि कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा, और इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, अंदर की तरफ कम। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या था, कम था। तो कम है तो मतलब कौन सा चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। और ये क्या था, रेस्ट पोटेंशियल में हम ये कह रहे थे कि बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से आपकी क्या बनती है, ये डिपोलराइजेशन होती है, जिसको आपको समझना था। तो अब इसमें दोबारा से जो चेंज आता है वो किस तरीके से आता है उसको समझते हैं। देखिए यहां तक जो है वो हमने ये समझ लिया है, डिपोलराइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया है कि ये किस तरीके से पोलराइज हो रही है, ठीक है। अब इसमें डिपोलराइज कैसे होगा वो आपको जानना है। इसके दो ही पार्ट है, इस थ्योरी में दो ही पार्ट बताए गए हैं कि डिपोलराइजेशन है कि रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में सबसे पहले ये बताया गया कि किस तरीके से पोलराइज होती है, कि वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे नेक्सन पोटेंशियल में और रेस्ट पोटेंशियल में आपको बताया था। अभी क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है। अब इसको डिपोलराइज करना है, फिर उसको दोबारा से रिपोलराइज कर देंगे। तो बस ये दो स्टेप है इस थ्योरी में, तो आपको ये ध्यान से देखना है। डिपोलराइजेशन में क्या होता है कि आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी स्टिमुलस हो किसी भी तरीके का, और उसके कारण सोडियम जो होते हैं वो क्या होने लग जाए, सोडियम आयन लीकेज होने लग जाए। अगर सोडियम आयन लीकेज होना शुरू हो जाएंगे तो सोडियम आयन ज्यादा कहां पे थे, सोडियम आयन जो थे यहाँ पे क्या थे, 50 आ गए थे। तो यहाँ पे टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 65। अब भी सोडियम क्या थे, बाहर ज्यादा थे। तो बाहर की तरफ से जब सोडियम जो है वो क्या होने लग जाए, लीकेज होने लग जाए, ठीक है। तो सोडियम जो होता है वो बाहर से लीकेज हो गया हमेशा, तो यह याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो सोडियम अगर बाहर की तरफ से लीकेज होना शुरू हो जाता है तो लीकेज होते होते आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डाउन आ रही है, सोडियम जो है जाते जा रही है।
जैसे इसकी वैल्यू होगी 70 होगी, 30 तो ये लॉस कर चुका है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 65 होगी, 5 और लॉस कर दिए। अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डाउन आ रही है धीरे धीरे। तो जब इसकी वैल्यू डाउन आएगी तो डाउन आने पर ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसने परमेबिलिटी को क्या करा था, पोटेशियम के लिए ज्यादा बताया था और सोडियम के लिए कम बताया था, ये एक फ्लिप करेगी अपने अंदर, ये अपने अंदर एक चेंज लाएगी। वो चेंज क्या होगा कि इसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। वो परमेबिलिटी क्या होगी कि सोडियम के लिए तो ज्यादा परमेबल हो जाएगी, पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगी, कम परमेबल हो जाएगी। ये यहाँ पे बात क्या करनी है, आपको समझनी है। बस ये इसके जो होते हैं मेन चीज है, और वैल्यू के बेस पे आप इसे थोड़े से कैलकुलेट करोगे तो लॉजिकली आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि जब कोई भी स्टिमुलस हुआ, जैसे अब ये रेस्ट पोटेंशियल में था और मैंने कोई स्टिमुलेशन यहाँ पे करा, फोर्स डाली, स्टिमुलेशन हुआ वहां पे, तो उसके कारण सोडियम जो होते वो क्या होने लग गए, वहां से लीकेज होने शुरू हो गई। और सोडियम के लीकेज होने से वहां पे सोडियम की वैल्यू क्या आ रही है, डाउन आ रही है। तो सोडियम की वैल्यू डाउन आने से यहाँ पे परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो किसके लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगा, वो सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगा। और इस सोडियम को अंदर, जो बचा कुछ सोडियम उसको अंदर खींचना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये आपको जानना है ये कैसे करता है। तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे इसके परमेबिलिटीज के अलावा इसके पास और भी कई तरह के क्या होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं, रास्ते प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेट चैनल। तो उन वोल्टेज गेट चैनल के अकॉर्डिंग, उन वोल्टेज गेट चैनल की सहायता से क्या करेगा, ये सोडियम को अंदर की तरफ मूव कर लेगा। ये दोनों तरह के होते हैं, ये सोडियम के लिए भी होता है और ये पोटेशियम के लिए भी होता है। मगर इस वक्त ये क्या करेगा, यूज करेगा सिर्फ सोडियम वाले का, क्योंकि इसको सोडियम के लिए क्या करना है, परमेबल बना रहा है। और पोटेशियम के लिए क्या करेगा, उसे क्लोज रखेगा अभी फिलहाल। तो इसमें दोनों तरह के वोल्टेज गेट होंगे, कुछ सोडियम के लिए होंगे, कुछ पोटेशियम के लिए होंगे। तो ये क्या करेगा, सोडियम वालों को ओपन कर लेगा और सोडियम को क्या कर लेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा। जब सोडियम को अंदर की तरफ खींच रहा है तो अंदर सोडियम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सोडियम की वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और ये अंदर की तरफ आ रही है, और पोटेशियम में कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। और ये वैल्यू जब बढ़ती हुई चली जाएगी, और ये वैल्यू जो होती है बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज से, बाहर तो वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी, देखिए बाहर वैल्यू क्या थी, ये थी, अंदर वैल्यू क्या थी, ये थी। जिसके कारण हमने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज बाहर क्या है, ज्यादा, और अंदर क्या है, कम है। तो अंदर नेगेटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया। अब ये लीकेज होना शुरू हो गया, तो कुछ तो इसने यहां से क्या कर दिया, अपना खो दिया, लीकेज हो चुका है। जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, परमेबिलिटी चेंज हो गई है, और वोल्टेज गेट आयन जो होते हैं सोडियम के ओपन हो चुके हैं, और ये क्या कर रहा है, सोडियम को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींच रहा है। जब धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ खींच रहा है तो सोडियम अंदर आ रहा है, और सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में जुड़ रहा है, वो इसी में जुड़ रहा है। पोटेशियम तो जो है वो अंदर आ रहा है, नहीं ना बाहर जा रहा है। तो इसकी कहने का मतलब यही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता रहेगा, सोडियम के आने से ज्यादा होता रहेगा, और ज्यादा होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी कंपेयर में कम। तो हम ये कहेंगे कि बाहर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा, और अंदर क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। तो ये कंडीशन होगी डिपोलराइजेशन की। तो ये होता है एक्शन पोटेंशियल। जब कोई स्टिमुलेशन हुआ, जब आपके अंदर कोई वर्क हुआ और आपके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उस वक्त आपके नर्व इंपल्स पर जो मेम्ब्रेन की जो आप पोटेंशियलिटी देखोगे और उसके अंदर जो आयन बैलेंस देखोगे, तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर क्या है, बाहर तो नेगेटिव चार्ज है और अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक्शन पोटेंशियल में या रेस्ट पोटेंशियल में है। तो इस तरीके से क्या होता है, डीपोलराइजेशन जो होता है आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर दोबारा से रिपोलराइजेशन कैसे होगा, दूसरा जो स्टेप था इसका, तो उसमें आपको ये याद रखना है, फिर से ये वोल्टेज गेट आयंस का ही क्या करेगा, यूज करेगा। जैसे जैसे सोडियम जो है वो क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसमें सोडियम की यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। जब चीज डिफ्यूजन में ज्यादा हो जाती है तो वो अंदर की तरफ मूव करना
या उसकी तरफ मूव करना क्या कर देता है, स्लो कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका यहाँ पे जो था वो साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, और यहाँ पे क्या थी, कम थी। तो यहाँ पे ज्यादा थी और यहाँ पे कम है, तो ये यहाँ से यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू थी 10 और यहाँ पे थी कितनी, 2, और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इसका नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे घटता जा रहा है। तो वैल्यू क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे क्या हो जाएगी, पास नियर आ जाएगी। तो यहाँ पे डिफ्यूजन रेट क्या था, फास्ट था, इसमें और कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो सोडियम जब अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनका जो रेट है मूव करने का, वो कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब वो कंसंट्रेशन क्या होगी, स्लो होगी, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त आपके जो वोल्टेज गेट आयन थे पोटासियम के लिए, वे ओपन हो जाएंगे, और वो उनके कारण पोटासियम क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण अंदर से जब वो मूव करेगा बाहर की तरफ, तो वहां पे उसके जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, और चार्ज क्या हो जाएगा, अब की बार यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो होता है, जब सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उसके कारण आपके नर्व सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो कभी क्या होते हैं, डिपोलराइज होते हैं, कभी क्या होते हैं, पोलराइज होती है, और फिर से जब चेंज होती है तो हम कह देते हैं रिपोलराइज होना। तो कभी डिपोलराइज पोलराइज होती है, फिर डिपोलराइज होती है, फिर रिपोलराइज होती है, फिर डिपोलराइज होती है, फिर रिपोलराइज होती है। तो इस तरीके से जो होता है ये चलता रहता है। जब आपका करंट जो है, आपको याद रखना है इसका यूज कैसे होगा इस थ्योरी का, तो वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जब आपका करंट ट्रेवल कर रहा है, तो करंट ट्रेवल कर रहा है उस कंडीशन में जो केस बनता है, वो ये केस बनता है कि कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी डिपोलराइज। करंट जो होता है वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, और अगली वीडियो में जो होता है हम आपको ये बताएंगे थ्योरी आपका किस तरीके से यूज आ रही है, तो वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें हम ट्रांसमिशन, जो हमारा मेन मकसद था ट्रांसमिशन को पढ़ना, कि आपका नर्व सेल्स जो है, नर्व फाइबर जो है पूरे, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो आप अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर अभी इसी में बताए तो काफी बड़ी वीडियो बनेगी। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है, अभी के लिए जो होता है आपको ये थ्योरी समझनी है, जिसमें हमने ये बताया है कि डिपोलराइजेशन कैसे होता है और रिपोलराइजेशन कैसे होता है। तो इससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वह कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।